भारत की सुप्रीम कोर्ट ने अपने 8 नवंबर 2024 के फैसले में जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए जाते हैं, ये सभी सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स में ये प्रोविजन होता है कि कोई डिस्प्यूट होता है पार्टीज के बीच में, तो उसमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाए। और जिन एग्रीमेंट्स में ये आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट की क्लॉज होती है, प्रोविजन होता है, तो वो आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट 1996 के मुताबिक कोई भी पार्टी भारत के किसी कोर्ट में डिस्प्यूट और रिजोल्यूशन के लिए नहीं जा सकती। पहले उसको आर्बिट्रेशन में अपने डिस्प्यूट्स हैं, मतभेद हैं, उनका निपटारा करना होगा। और जब आर्बिट्रेटर का अवार्ड आ जाता है, उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट में अपील लगा सकता है। मगर उसके बड़े लिमिटेड ग्राउंड्स हैं। ऐसे नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है, उसके जजमेंट के खिलाफ तो एक नहीं 10 खामियां निकाली जा सकती है। मगर आर्बिट्रेशन के मामले में बहुत लिमिटेड से 2 ग्राउंड्स हैं। एक तो ये कि उसने एक पार्टी को मौका नहीं दिया हियरिंग के लिए, और दूसरा उसने कोई बेईमानी की या एरर ऑफ फैक्ट तो हाई कोर्ट ठीक कर सकती है। बाकी तो अगर उसने एक स्पीकिंग अवार्ड दिया है, रीजन अवार्ड दिया है, तो फिर उसमें हाई कोर्ट के कुछ करने का नहीं बचता। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाए हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, उसमें भी कोई ज़्यादा नहीं बनता, तो प्रैक्टिकली ये फाइनल बाइंडिंग होता है। अब जो सरकार या सरकारी संस्था है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनके सबके वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से काम कराते हैं, उस सब में आर्बिट्रेशन क्लॉज होती है। सेंट्रल पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट इंडिया का है, उसके फॉर्म 8 कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जो है, उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज 25 है, उसके अंदर में आर्बिट्रेशन होता है। ऐसी जो PSUs के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, उनमें भी आर्बिट्रेशन क्लॉज होती है, सब में होती है। एसेंशियल इंक्रीमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का ये पार्ट होता है। तो मगर उसमें प्रॉब्लम है कि सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना, जैसे CPWD में है या स्टेट PWD, उसमें चीफ ही इज ए पावर टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर, सोल आर्बिट्रेटर। और वो जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करता है, उसके डिपार्टमेंट का जो अपना पैनल होता है एक आर्बिट्रेटर्स का, उसमें से किसी भी एक आदमी को आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देता है। तो जो प्राइवेट पार्टी होती है, उसमें उसको कोई होता नहीं है, उसका एक तरफा फैसला होता है, यूनिलैटरल। किसी को भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, उनकी अपने डिपार्टमेंट का आदमी है, तो क्या उसको जस्टिस कर पाएगा, वो इंसाफ कर पाएगा जो अपोजिट पार्टी है उसके लिए? क्योंकि वो बाइस्ड है, उसको डिपार्टमेंट के चीफ ने अपॉइंट किया है, उसी ने अवार्ड एक्सेप्ट करना है। चीफ ने नहीं करता तो कोर्ट में चल नहीं कर सकता आर्बिट्रेटर का अवार्ड को, वो भी चीफ कर सकता है। तो उसको बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई है चीफ को आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट के लिए, आर्बिट्रेटर के अवार्ड को एक्सेप्टेंस के लिए और उसकी कंप्लायंस के लिए। कॉन्ट्रैक्टर को कुछ नहीं है पावर। तो जो आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये 8 नवंबर 2024 के जजमेंट में कहा है कि जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो, उनका डिपार्टमेंट का पैनल है, उसमें बहुत सारा आर्बिट्रेटर होते हैं, तो उनमें से एक आदमी को सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर के कंसल्टेशन में कॉन्करेंस से होना चाहिए, ना कि एक तरफा यूनिलैटरल। गवर्नमेंट ने आर्बिट्रेटर का पैनल बनाया, गवर्नमेंट ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया, गवर्नमेंट ने अवार्ड एक्सेप्ट किया। तो ये जो है आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का,
उसका वायलेशन करता है। ये इक्विटेबल होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है दूसरी पार्टी टू द एग्रीमेंट, उसकी भी उससे सलाह मशवरा लेनी चाहिए। कसरत आप 3 आदमी 4 आदमी 5 आदमी करो भाई, इनमें से एक आप, अब मैंने 5 आदमी कर दिए चूज, उसमें से एक आदमी कॉन्ट्रैक्टर चूज कर ले। तो ये हुई ना इक्विटेबल। एक पैनल हो 3 आर्बिट्रेटर का, 4 आर्बिट्रेटर का, इवन 2 आर्बिट्रेटर का भी हो सकता है। ये चीफ ने कहा भी इन 2 में से एक को अपॉइंट करना, आप बताइए। वो किसी एक का नाम बता सकता है, उसको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं चीफ ने। तो ये दूसरा जजमेंट ये बड़ा फेयर जो अनजस्ट था, जो 1956 के जो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म डिसाइड किए थे प्लानिंग कमीशन ने, उसके बाद ये 2024 में बड़ा मेजर डेवलपमेंट हुआ फॉर बेटरमेंट, इक्विटेबल और जस्टिस के फेवर में। दोनों पार्टी को जस्टिस मिलना चाहिए। अब मुझे याद है कि जो सिविल प्रोसीजर कोर्ट 1909 में बनी थी, इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था सेक्शन 89, उसमें भी आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट का प्रोविजन है। और उसमें ये ऑर्डर 32A कोर्ट के लिए मैंडेटरी है, जो सिविल डिस्प्यूट्स की कोर्ट है, कि वो बाय मेडिएशन, काउंसलेशन और आर्बिट्रेशन से डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन करे। और रूल 3 सेक्शन 89 ऑर्डर 32A रूल 3 में मैंडेटरी है कोर्ट के लिए को इस तरह से ये बाय मेडिएशन, काउंसलेशन और आर्बिट्रेशन से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें। अगर जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रिक्टली, तो ये जो रेवेन्यू कोर्ट में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं हिंदू भारत के अंदर, और तकरीबन 3 करोड़ केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लगा के सुप्रीम कोर्ट तक पेंडिंग है, सिविल केसेस। ये 8 करोड़ केसेस बड़ी आसानी से और बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम में और बहुत कम कॉस्ट पे, आर्बिट्रेशन कॉस्टली अफेयर नहीं है, तो इसमें हम रिजॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही वेलकम करने वाला सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जिनमें एक तरफा प्रोविज़न है, गवर्नमेंट सरकारी माई बाप है, कॉन्ट्रैक्टर उसको मर्सी पे है, तो एक अच्छी चीज़ है, इंसाफ सबको मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हम सबको वेलकम करना चाहिए, और भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का और जो सिविल प्रोसीजर कोड का प्रोविज़न है, तो ये लिटिगेशन अब बहुत कुछ बहुत सस्ती कीमत पे और बहुत जल्दी के कम टाइम में रिजॉल्व कर सकती है। तो हमें इसको सबको वेलकम करना चाहिए। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। नमस्कार।